पिछले काफी वक्त से कृषि सुधारों को लेकर चर्चा हो रही है। लोग कृषि कानूनों के विरोध में ये तर्क दे रहे हैं कि बिहार में एपीएमसी अधिनियम 2006 में खत्म कर दिया गया था, जिसके बावजूद यहां अभी तक स्थितियां दयनीय बनी हुई है। ये एक बेहद ही बेतुका तर्क है, क्योंकि बिहार की कृषि विकास दर पिछले 15 सालों में लगभग 8% रही है, जो कि देश की औसत 3% विकास दर से बहुत ज्यादा है, और ये पंजाब के 2% दर से तो 4 गुना ज्यादा है। हालांकि हम पिछले 15 वर्षों के आंकड़ों पर ही नजर नहीं डाल सकते हैं, बल्कि सभी की तुलना 1970 से करनी चाहिए, जब पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा, पंजाब सभी हरित क्रांति में शामिल हुए थे। ये तुलना बेहतर होगी क्योंकि मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, कर्नाटक पहले इसमें शामिल नहीं हुए थे। लेकिन आज मध्य प्रदेश, बिहार इत्यादि जैसे राज्यों में तेज गति से कृषि विकास हो रहा है। देश के कृषि मंत्री के तौर पर सी सुब्रमण्यम ने 1964 से 1967 के बीच देश के कृषि विकास हेतु नीतियां बनाने की शुरुआत की। पंजाब में 1956 से 1964 तक प्रताप सिंह कैरो नाम के एक दूरदर्शी नेता का शासन था, जो भाखड़ा नंगल बांध सहित राज्य में बुनियादी ढांचे के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा चुके थे। इसके अलावा राज्य में भूमि समेकन की परियोजना में भी कैरो की भूमिका अहम थी, जिसके चलते हरित क्रांति के प्रयोग के लिए पंजाब सकारात्मक रुख रखता था। इसके अलावा जब राज्य में 1964 से 1967 के बीच प्रकाश सिंह बादल की सरकार आई, तो कृषि का सारा काम कांग्रेस के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के अंतर्गत होने लगा, क्योंकि पंजाब के पास कोई भी मजबूत कद का नेता नहीं था। ऐसी स्थिति में केंद्र सरकार ने कृषि प्रयोग हेतु गंगा के मैदानी इलाकों की सबसे उपजाऊ भूमि यानी यूपी, बिहार और बंगाल को नजरअंदाज करते हुए पंजाब को प्राथमिकता दी। इंडिया टुडे के एक पत्रकार असित जौली ने थोड़े ही समय में पंजाब के बुनियादी ढांचे के निर्माण की महत्वपूर्ण गति और निवेश का पूरी तरह से वर्णन किया है। उन्होंने पंजाब की हरित क्रांति के पीछे की कहानी के बारे में विस्तार से लिखा था। 1962 में स्थापित किया गया पीएयू नए गेहूं की किस्मों को स्थानीय परिस्थितियों के अनुकूल बनाने में महत्वपूर्ण साबित हुआ। ध्यान देने वाली बात यह है कि राज्य के कृषि विपणन निकाय, पंजाब मंडी बोर्ड, भूमि विकास और प्रत्यावर्तन निगम एवं पंजाब एग्रो इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन को भी 1965 से 66 तक स्थापित कर दिया गया था। उन्होंने लिखा, इसके अलावा केंद्रीय कृषि मूल्य आयोग 1965 में और एफसीआई यानी भारतीय खाद्य निगम 1964 में खोला गया और 1965 की गर्मियों में गेहूं की खरीदारी शुरू की गई। पिछले 5 दशकों में पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों को सब्सिडी के रूप में केंद्र सरकार से अरबों डॉलर मिले हैं। केंद्र सरकार इनपुट फ्रंट यानी बीज सब्सिडी, उर्वरक सब्सिडी, रियायती ऋण, बिजली सब्सिडी इत्यादि के साथ आउटपुट फ्रंट पे यानी एमएसपी, कृषि विपणन में निवेश इत्यादि पर कृषि सब्सिडी देती है। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि इनमें से अधिकांश सब्सिडी पंजाब और हरियाणा में जाती है। केंद्र सरकार की कुल 80% की खरीद में गेहूं 37% और चावल 43% शामिल है, और कुल गेहूं और चावल की लगभग 70% खरीद केवल पंजाब और हरियाणा से की जाती है, क्योंकि इन राज्यों में परिष्कृत एपीएमसी नेटवर्क है। पंजाब और हरियाणा ने धान उगाना शुरू कर दिया, ये जानते हुए भी कि यह फसल पूर्वी भारत के लिए अधिक अनुकूल है, यानी इसे पानी की बहुत आवश्यकता है। इसका सीधा कारण यह था कि केंद्र और राज्य सरकारें कई तरह की सब्सिडी दे रही थी। किसानों द्वारा भूजल का दोहन इसलिए किया गया क्योंकि सरकारों द्वारा बिजली भी मुफ्त मिल रही थी। वहीं बीजों की खरीद में भी किसानों को सब्सिडी दी गई थी। किसानों द्वारा फसलों को उगाने के लिए उर्वरकों को खरीदा गया था, क्योंकि इसमें भी उन्हें भारी सब्सिडी दी गई थी। इस पूरे खेल के बाद केंद्र सरकार द्वारा इन राज्यों में उत्पादित चावल को रियायती मूल्य पर खरीदने के लिए तैयार हो जाती थी। इसलिए जिस धान का उत्पादन पूर्वी यूपी, बिहार और पश्चिम बंगाल में होना चाहिए था, वो पंजाब में उत्पादित किया जा रहा था। इसमें केंद्र सरकार की सब्सिडी और खाद्य नीतियां पंजाब, हरियाणा के किसानों के लिए फायदे का सौदा हो गई। इसका नतीजा यह है कि वित्त वर्ष 2020 तक केंद्र सरकार कृषि सब्सिडी पर टैक्स के कुल का धन लगभग 3 लाख करोड़ रुपए खर्च करती है, जिसमें से अधिकांश पंजाब और हरियाणा के हिस्से में जाता है।
ये धन या इस धन का हिस्सा यूपी और बिहार जैसे गरीब राज्यों को मिलना चाहिए था, लेकिन समृद्ध राज्य पंजाब इन राज्यों की कीमतों पर काफी पल बढ़ रहा था।